एक बार मुझे मैसेज कर स्क्रीनशॉट। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग आंशु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक हुआ था लास्ट क्लास में। देखो 17 का मैंने तुम लोग को होमवर्क क्या दिया था बोले तो इस पे ना हम लोगों को जो है बैलेंस शीट रेडी करना था। इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट भी बनाने के लिए दिया था, वो मैंने तुम लोग को बोला था कि होमवर्क करके देखना। ठीक है, चलो हम करवा देते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यू, ये करने से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखते हैं। देखो बैलेंस शीट बोला था, हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, ये वाला। इसमें हमें बोला था पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। कंपनी का नाम क्या है? देखो कंपनी का नाम है एक्स कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पर रेडी करते हैं बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। कैसे स्ट्रक्चर होता था? नोट नंबर ऑफ एम। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा सबसे पहले हेडिंग आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्वेश्चन तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इसमें रिजर्व सरप्लस नहीं था। क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी है जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल जिसके पास 90,000 है, 10 रुपए वाला। कंपनी ने लैंड बिल्डिंग परचेज किया था 4 लाख का, और जो कि वो शेयर पे खरीदा था, मतलब शेयर इशू करके लिया था, और बाकी बैलेंस पब्लिक को इशू किया था, पब्लिक ने वो सब्सक्राइब भी किया था, तो पार पे इशू हुआ था। तो फिर रिजर्व सरप्लस का तो यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल का आएगा। इसका हमें नोट बनाना पड़ेगा। और बाकी लाइबिलिटी साइड और कुछ भी हमारे पास वैल्यूज नहीं आएंगे, डायरेक्ट एसेट लिख देंगे। छोटा सा ही है बैलेंस शीट, अब जितना डेटा है उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, छोटा बड़ा बात नहीं है। अगर मेरे पास डेटा नहीं है, जितना है उतना ही लिखेंगे ना हम लोग। नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो हम लोगों ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है कंपनी ने। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट को क्या बोला जाता है? पीपीई। तुम लोग को पूरा लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर नोट नंबर 2। एक्चुअली इसके अंडर पीपी के अंडर लिखो टेंजिबल। दो चीज होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो जो एसेट खरीदा गया है वो टेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टेंजिबल। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में हम लोग का हो जाएगा इसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि शेयर इशू हुआ है एसेट के लिए भी, शेयर इशू हुआ है हम लोगों का कैश के लिए भी, क्योंकि पब्लिक को भी कुछ इशू किया गया था ना, तो उसके अगेंस्ट में कैश आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम लोग लिख देंगे नोट नंबर 3। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर। अब नोट को हमें रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से देखो हमारा ये कितना कितना वैल्यू होगा। नोट तो हम बना देंगे, बट हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मतलब अभी लिखने का मतलब है कि हम जस्ट दिखा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने लैंड बिल्डिंग खरीदा था 4 लाख का, तो ये जो पीपी है ना, ये हम लोग का 4 लाख का होना चाहिए। ठीक है, ये 4 लाख हो जाएगा, इसका नोट बनाएंगे अभी। और जो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ वो हुआ 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख प्लस 4 लाख कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये देखने से पता चलेगा।
चलेगा। देखो लैंड बिल्डिंग डेबिट हुआ है 4 लाख, इसलिए मैंने लैंड बिल्डिंग 4 लाख लिखा। वाई कंपनी और वाई कंपनी तो कैंसिल आउट, मतलब नेट एंट्री देखो उससे लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करें तो कैसे समझ सकते हैं, वही हम बता रहे हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में जाना चाहिए 5 लाख, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 लाख जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल आउट, इक्विटी शेयर कैपिटल इधर 4 लाख और इधर 5 लाख, ठीक है ये बचा। मतलब शेयर कैपिटल 9 लाख जाएगा, बैंक 5 लाख जाएगा, लैंड बिल्डिंग 4 लाख जाएगा। इस तरीके से हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो वैल्यू, इसका मतलब शेयर कैपिटल हम लोग का आ जाएगा 9 लाख, शेयर कैपिटल हम लोग का 9 लाख आ गया। और यहाँ पर ये 5 लाख जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो टोटल हो गया 9 लाख। बट ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि बिना नोट्स टू अकाउंट्स के ये जो बैलेंस शीट है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स ये लिखने से नहीं होगा, इसका पूरा डिटेल्स दिखाना पड़ता है जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से। तो अभी हम लोग लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। पहले आ जाएगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 किस चीज का है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग एग्जाम में जब भी लिखोगे पूरा लिखना है, ये ESC ये सब नहीं चलता है, ठीक है। जब भी लिखोगे पूरा लिखना। हाँ अगर बाई चांस मान लो एग्जाम में बहुत ही टाइम कम है, लास्ट मिनट कुछ लिख रहे हो तो ठीक है ऐसे लिख दो, उनको जितना कम बेसी नंबर देना होगा दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखना अलाउड नहीं होता है। अभी हम क्लास में करवा रहे हैं, लेकिन हम बता भी रहे हैं ऐसे लिख के नहीं आना है तुम लोगों को। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में हमें बताया था 90,000 शेयर्स 10 रुपीज करके। तो यहाँ पर लिखेंगे 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये हो जाएगा 9 लाख। ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, हम लोगों को पेड अप कैपिटल लिखना पड़ता है। इसके बारे में लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑथराइज्ड के बाद आता है कितना इशूड हुआ है, तो इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितना इशू किया, पूरा ही इशू किया है, लेकिन उसमें जो है डिवाइडेशन है, ठीक है। कुछ पब्लिक को इशू किया है, कुछ क्रेडिटर को इशू किया है बदले में, मतलब सप्लायर को बदले में फिक्स्ड एसेट लिया है। तो इशूड शेयर कैपिटल भी हो जाएगा पूरा 90,000, क्योंकि देखो हम लोगों ने निकाला था 4 लाख का एसेट खरीदने के लिए 40,000 शेयर इशू करना पड़ा। मैंने फॉर्मूला बताया था वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो क्योंकि पार है तो 10 से डिवाइड हुआ था, तो 40,000 और बाकी 50,000 पब्लिक को इशू किया गया था। तो 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके है, तो ये भी हम लोग का वही 9 लाख लिख के क्लोज करना, 9 लाख लिख के क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, एक साथ लिखते रहे, ठीक है। और अलग से सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप पेड अप नहीं लिख रहे, एक ही साथ लिखते रहे, सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्योंकि देखो जितना सब्सक्राइब्ड है उतना ही कॉल्ड अप है, उतना ही पेड अप है, इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया। बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता, कम ज्यादा होता, जैसे कि मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ होता, तो उस केस में फिर अलग अलग लिखना जरूरी था। गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। पेड अप शेयर, तो क्योंकि 90,000 ही सभी का आंसर है, सब्सक्राइब्ड भी 90,000, कॉल्ड अप भी 90,000 और पेड अप भी 90,000 इंटू 10 9 लाख, तो मैंने एक जगह पे लिख दिया। अगर एक जगह नहीं लिख पाते, मतलब अगर अलग अलग वैल्यू होता तो उस केस में अलग से दिखाना जरूरी था। जैसे मान लो जितना सब्सक्राइब्ड हो सकता है उतना कॉल्ड अप नहीं था, उतना पेड अप नहीं था। तो 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, और हमें लिखना क्या पड़ता है, ऑलवेज पेड अप कैपिटल, क्योंकि वही उसी से मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो ये हो गया 9 लाख। अब यहाँ पर लेकिन एक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, कि ये पूरा जो 90,000 शेयर है ना, ये
इशू जो हुआ है इसमें से कुछ शेयर ऐसा है जो कि फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हुआ है, तो उसका इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। अगर ये नहीं करोगे तो मार्क्स कटेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि शेयर को कैपिटल रेज के बदले अगर हम लोग एसेट वगैरह खरीदने पे यूज करते हैं तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोज क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि आउट ऑफ दिस 90,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स आर इशूड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब तुम लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं एग्जैक्ट वैसा ही लिखना है। बस यही कंसेप्ट तुम लोगों को समझा देना है कि 40,000 इसमें से फिक्स्ड एसेट के लिए यूज हुआ है। तो आउट ऑफ द अबव 40,000 शेयर्स at the rate of 10 each have been allotted as fully paid up share to Y कंपनी लिमिटेड। अब ये Y कंपनी लिमिटेड कौन था, जिससे फिक्स्ड एसेट खरीदा गया था फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना बताना है कि 40,000 जो है उससे शेयर कैपिटल जो मिला है उसमें उसके अगेंस्ट में बैंक डेबिट नहीं हुआ है, मतलब पैसा नहीं आया, बदले में फिक्स्ड एसेट आई, ये हमें बताना है। तो बन गया 9 लाख। अब देखो मैंने ऑलरेडी ये 9 लाख लिखा दिया था यहाँ पर 9 लाख। ठीक है, अब पीपी का नोट बनेगा, यानी नोट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पीपी का नोट बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 2, नोट नंबर पीपीई। ठीक है, पीपीई हम लोगों ने कौन सा पीपीई खरीदा है, तो इसके अगेंस्ट लिख देते हैं टैंजिबल और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है। ठीक है, टैंजिबल और यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि एसेट का नाम लैंड एंड बिल्डिंग था, जिसका क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 4 लाख लैंड बिल्डिंग था, 4 लाख। ठीक है, तो ये बस, इस पे तो और कुछ नहीं लिखना। ये भी नोट मैंने ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है कि 4 लाख होगा। और नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने सीई लिख दिया है। ठीक है, लेकिन तुम लोग को पूरा लिखना है, ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे लाइन नहीं देना है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक। ठीक है, बैंक में है ये वाला, जैसे कैश इन हैंड होता है ना, वैसे यहाँ पर क्या है वो में लिखना है। तो ऑब्वियसली बैंक डेबिट होता है, तो कैश एट बैंक होगा, कितना था, 5 लाख था। ठीक है, तो ये 5 लाख का अमाउंट हम लोग को उधर लिख देना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, मैंने पहले लिखवा दिया ना, ये देखो, ये नोट्स जो है वहां से ये लिख देना है। हो गया, बैलेंस शीट हम लोगों का टैली हो गया। ठीक है, ये छोटा सा टास्क मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किया है कि नहीं, बट ये आसान था वैसे। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कौन से वाले क्वेश्चन में जाते हैं। 17 हम लोग का हो गया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये जो हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10 लाख शेयर्स 100 each पेबल एज फॉलोज। तो एक्स लिमिटेड ने 10 लाख एप्लीकेशन जो है वो मतलब इशू किया है 100 each वाला। और कैसे पैसा देना है, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 30 और फाइनल कॉल में 20। तो ये देखो 20 20 40 और 60 100 रुपीज का कॉल बता दिया है कैसे होगा। और यहाँ ना डेट भी बता दिया है, कब कितने अमाउंट, कब कौन से डेट पे कितना जो है कॉल किया जाएगा। गुड आफ्टरनून श्री। Good afternoon, ma'am.
कब कितना कॉल किया जाएगा वो बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है ऑल दीज शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स अप्लाइड हो चुके हैं, मतलब 10 लाख का 10 लाख ही, और अलॉटमेंट भी हो चुका है। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट, मतलब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर्स था, ठीक है, इसके पास मान लो 20,000 शेयर्स था, और इसने क्या किया, सारा अमाउंट ड्यू पे कर दिया विद अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन तो पहले भरना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन भरा जाएगा। अलॉटमेंट अगर कंपनी करती है तो वो बता देगी कि आपका शेयर अलॉटमेंट होने वाला है, आप अलॉटमेंट का 30 पर शेयर करके दे दो, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के 30 के साथ बाकी जितना भी अमाउंट ड्यू होता है, ड्यू कितना होगा आगे जाके, और 30 + 20 50 देना था, वो 50 पूरा ही पूरा अलॉटमेंट में दे दिया है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, बोलो, मैंने सिखाया है, इस चीज को क्या बोलते हैं, अगर आगे से ही दे दिया है, कंपनी ने कॉल नहीं किया, और अगर Calls in advance. Calls in advance. हाँ, कॉल्स इन एडवांस बोला है। गुड आफ्टरनून। इसको बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, इसको कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, देखो, अच्छा, कॉल्स इन एडवांस होने से कंपनी क्या देगी ये बताओ, ये भी बता दो, कॉल्स इन एडवांस होने से कंपनी क्या देती है, बोलो। मैम इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। कितना करके था, बोलो, इंटरेस्ट पे करेगा, कौन से टेबल के अकॉर्डिंग था और कितना करके था, रेट फिक्स्ड होता है अगर कुछ क्वेश्चन में ना बताए तो, हम लोगों ने मैम पढ़ा। टेबल एफ के अकॉर्डिंग शायद कॉल्स इन एडवांस में मैम 12% करके था। अ, ठीक हुआ है, 12% करके होगा, ठीक है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू वेयर रिसीव्ड इंटरेस्ट, सॉरी, ऑल सम्स ड्यू वेयर रिसीव्ड, ये फुल स्टॉप है, मतलब बाकी सबसे पैसा मिल गया है। इंटरेस्ट वाज पेड टू शेयर होल्डर ऑन 1 Feb 2021, बोल रहा है इंटरेस्ट कब पे किया गया है, 1 Feb 2021। हमें इस पे पूरा का पूरा जर्नल एंट्री करके दिखाना है, और कुछ करने नहीं बोला है। तो हम लोग को ये नहीं बोला है कि स्पेसिफिकली ये जर्नल एंट्री करो कि वो जर्नल एंट्री करो, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि कॉल्स इन एडवांस का ही करो या फिर सिर्फ 20,000 शेयर जिसका है उसका करो, हमें पूरा का पूरा जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। ठीक है, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, इसका डेट ना नहीं दिया है, देखो एप्लीकेशन का डेट नहीं दिया है, तो क्योंकि एप्लीकेशन का डेट नहीं दिया है तो हम एप्लीकेशन का डेट नहीं लिख सकते, अगर देता तो लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे और कोई डेट नहीं लिखेंगे। तुम लोग अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बोल के, ठीक है, हम भी लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग जरूर से बनाओगे जब एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, अभी लिखो या ना लिखो। यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट डेबिट क्रेडिट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना डेटा काफी बड़ा है, देखो इन लैक्स में है, तो हम एक काम करते हैं इसके ऊपर ना लिख देते हैं इन लैख, ठीक है, ताकि ज्यादा जीरो ना लिखना पड़े, ज्यादा जीरो लिखने से मेरा गलत हो जाता है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो पूरा लैख में भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लैख का डेटा जो है ऊपर लिख देते हो तो जीरो कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हम ईएस लिख रहे हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट जाएगा बोल सकते हो, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पर देख के बताओ। तो एप्लीकेशन में कितना अमाउंट जाएगा, 20 rupees. टोटल, टोटल कितना, 20 तो एक शेयर का है। लो चैप्टर खत्म हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा नहीं बोल सकते, 20 सही हुआ है, लेकिन वो तो एक शेयर का है ना, टोटल कितना मिला है।
एप्लीकेशन कैसे मिलता है? मैम 2 10 crores. lakhs into 20। 2 crores. हाँ 2 करोड़, ये देखो 10 लाख इंटू 20, मतलब अगर करोड़ में लिखना है वो भी लिख सकते, क्योंकि मैंने ऊपर इन लाख लिख दिया है। देखो क्या लिख रहे हो, करोड़ में लिख रहे हो या फिर लाख में लिख रहे हो, वो खुद को एक बार ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन करें, उस हिसाब से तुम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे 20 लाख इंटू 10 करने से हम लोग का आ जाता है, देखो 20 लाख मतलब 20 के पीछे 5 जीरो, ठीक है, 20 के पीछे 5 जीरो, और 10 लाख का 10 के पीछे 5 जीरो, ठीक है, 10 लाख और इंटू 20, मतलब ये हो जाएगा, ये देखो 20 और यहाँ पर 5 जीरो, 6 जीरो, मतलब टोटल 7 जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब 2 करोड़। अब अगर करोड़ लिख रहे हो तो फिर 2 करोड़ लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो इन करोड़ बोल के 2 करोड़, ठीक है। और अब क्योंकि मैंने लाख में लिखा है तो हम ना इसको ऐसे लिख रहे हैं, 200 बोल के लिख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 200 लाख, और 200 लाख का मतलब ही होता है करोड़ में कितना, 2 करोड़, ठीक है। तो क्या लिख रहे हो वो अपने दिमाग में रख के तभी प्रेजेंटेशन करना है, ऐसा ना हो कि ऊपर लाख लिख दिए नीचे करोड़ में दिखा रहे, फिर गलत हो जाएगा। ऊपर अगर करोड़ लिखोगे तो यहाँ 2 लिख सकते हो, अदरवाइज ये मेरे हिसाब से 200 लाख हो गया, ठीक है, 200 लाख का मतलब वही 2 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को जो है ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, कैपिटल में, ठीक है। वो कौन से डेट पे होता है, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है उसी डेट पे, 1 में 2020, तो ये 1 में 2020 को हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, 1 में 2020, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और नैरेशन भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा उसी टाइम के अंदर, ठीक है। जब भी जर्नल एंट्री होता है नैरेशन मैंडेटरी होता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 और 200 लाख इसका मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होता है, तो 1/5/2020 को अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होगा, तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में मैम कितना एक बार जाएगा, सेकेंड एंट्रीটা দেখাবেন। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री करो नो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200। इक्विटी शेयर देखो यहाँ पर अलॉटमेंट का कितना है, 10 लाख इंटू 30, ठीक है, 10 लाख इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 300 लाख। अब यहाँ पर 1/5/20 में इसके बाद जब हम लोग ये पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और एक चीज इसमें आ जाएगा टू कॉल्सिंग एडवांस, टू कॉल्सिंग एडवांस। कॉल्सिंग एडवांस आ रहा है क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिन्होंने एडवांस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब ने पैसा दिया है, ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा, अलॉटमेंट का तो 300 लाख ही आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का 10 लाख इंटू 30 जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वही हम लोग अलॉटमेंट का मतलब रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो अलॉटमेंट का उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर्स है और जिसने बाकी अमाउंट जो है पेमेंट कर दिया है, तो उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, पर शेयर पे 50 रुपीज, उसने एक्स्ट्रा पर शेयर पे 50 रुपीज दिया और उसके पास 20,000 शेयर्स है, तो 20,000 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 इंटू 50। अब मैंने ना पूरा डेटा लाख में लिखा है, तो तुम लोग को देखना पड़ेगा कि मतलब 20,000 इंटू 50 करने से कितना आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं 20,000 इंटू 50 करने से कितना आ रहा है। 20,000
इंटू 50, तो देखो कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्योंकि लाख में लिख रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा मिल गया, 310 लाख। 300 लाख तो मिला ही, जो कि मिलना चाहिए था, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एरिया नहीं किया अलॉटमेंट का। साथ ही साथ 10 लाख जो है एक्स्ट्रा कॉल्स इन एडवांस मिल गया। तो यहाँ पर एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, उसका डेट है 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट ड्यू होगा, 10 लाख एप्लीकेशन है, फर्स्ट कॉल का जितना पर शेयर पे वैल्यू है 30 रुपीज करके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर 300 लाख। ठीक है, 300 लाख यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब ये पैसा जब रिसीव होगा तो तब एंट्री क्या होगा, जब पैसा रिसीव होगा तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्चुअली देखो ये रिसिप्ट का डेट अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं रिसिप्ट कब होगा। ड्यू का एंट्री हमें बताया था, ड्यू का डेट हमें बताया था, तो ये ड्यू डेट था, रिसिप्ट डेट नहीं बताया, ये ड्यू डेट था, फिर रिसिप्ट डेट हमें नहीं बताया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा टू, एक लाइन जगह रख के, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में सभी ने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो 300 लाख मिलना चाहिए था, कंपनी को 300 लाख ही मिला है, लेकिन जो शेयर होल्डर ने एडवांस कर दिया था उससे तो अभी नहीं मिला है, उससे पहले ही मिल चुका है। तो उसके अमाउंट का जो कॉल्स इन एडवांस है वो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी को टाइम के साथ जब एडजस्ट करें तो उतना उतना लाइबिलिटी हमारा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। यहाँ पर कितना सारा शेयर था उनके पास, 20,000 शेयर्स था, और 30 रुपीज उनसे मिलने वाला था, जो कि पहले ही मिल चुका है। तो 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30 हो जाता है 6 लाख। मतलब 6 लाख जो है ये हम लोग रिवर्स कर देंगे, जो हम लोगों ने एज ए लाइबिलिटी बुक किया था। तो हम लोग को अभी पैसा कितना मिला होगा, मिलना तो चाहिए 300 लाख, लेकिन 6 लाख पहले से ही मिल चुका था, तो 294। ठीक है, 294 लाख जो है ये अमाउंट अभी हमें रिसीव होगा। ठीक है, इतना अमाउंट अभी हमें रिसीव होगा। ये हो गया फर्स्ट कॉल का। सेम तरीके से फाइनल कॉल का भी होगा, अगर हम नहीं भी बताते हैं तो तुम लोग को करने आना चाहिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट कॉल होगा वैसे ही फाइनल कॉल का होगा। तो फाइनल कॉल का कितना है, 1 फेब को है, तो यहाँ पर 1 फेब का नेक्स्ट पेज में करेंगे, 1 फेब 2020। यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल हो जाएगा 10 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा 200 लाख, 200 लाख। ठीक है, अब जब रिसीव होगा तब एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, फिर से हम लोग वो जो एडवांस ले रखे थे उसे एडजस्ट करेंगे, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में 10 लाख इंटू 20, 200 लाख ही हम लोग का क्रेडिट होना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस 20,000 और इंटू 20, मतलब 4 लाख का इस बार एडजस्टमेंट होगा। तो वैसे तो फाइनल कॉल में 200 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से 4 लाख जो है हमें मिल चुका है पहले ही, तो अभी बैंक डेबिट 194 से होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें कम पैसा मिला, हमें तो पहले ही मिल गया है, यहाँ का 4 और उधर का 6 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया सेम एंट्री जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कॉल में किया था वैसे ही फाइनल कॉल में। मैम अब ये ওটা 196 হবে। 6 हो गया, अच्छा 196 होगा, 4 माइनस करने से ম্যাম ওই ডেটটা তো 2021 হবে না 21 है, 21 होगा। इसको 21 कर दो, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में आ गया है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर बोला है कि एज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू वे रिसीव्ड। अच्छा, इंटरेस्ट जो है ड्यू हुआ है वो मिलेगा 1 Feb 2021 को। तो इंटरेस्ट मुझे निकाल के तुम लोग बता सकते हो इंटरेस्ट कितना होगा। हम एंट्री लिख रहे हैं, तुम लोग मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ। इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा तो कंपनी 2 एंट्री करेगी। पहले तो ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और जब पेमेंट करेगी तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुम लोग मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट बोलो, सिखाया था मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, बताओ। एंट्री मैंने लिख दिया ड्यू और उसके बाद पेड एंट्री। बोलो कितना होगा इंटरेस्ट। मुझे पहले ये बताओ तो रेट तो बताए हो तुम लोग 12%। मुझे पहले ये बताओ कि कितने कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, मतलब 12% जो लगाओगे वो कितने वैल्यू पे लगाओगे। देखो कोई आंसर नहीं। अच्छा, कंपनी मैम इंटरेस्ट 50 देगा। के साथ जो जितने शेयर पे उन्होंने कॉल्स इन एडवांस, जितने शेयर उन्होंने पेमेंट एडवांस में कर दिए थे। अमाउंट बोलो ना, हम लोग को तो अमाउंट पता है ना। अमाउंट बताओ कितना मैम अमाउंट होगा। अमाउंट अमाउंट होगा मैम, एक पहला होगा मैम 300 लैक्स के ऊपर। 300 लाख। 300 लाख मैम मैंने ফার্স্ট কলে যেই অ্যামাউন্টটা 10 lakh দিয়েছিল। ফার্স্ট কলে কত হচ্ছে বলো। 300 লাখ তো হচ্ছে না, 10 লাখ তো হচ্ছে না। ফার্স্ট কলে কত হচ্ছে, কত শেয়ার ইনটু কত অ্যাডভান্স করেছে, এটা কি হচ্ছে অত যত বলছো তোমরা। कितना एडवांस किया है फर्स्ट कॉल में, इतने पे होगा ना। तो फर्स्ट 4 कॉल में lakh ম্যাম 6 লাখস এর উপর হবে। হ্যাঁ 6 লাখ তো হচ্ছে না, 4 লাখ হবে না। 6 লাখ নয়, 6 লাখ কি 20, तुम কিভাবে করছো সেটা তো বলো, कैसे कर रहे हो, कितना मैम इंटू कितना। 20,000 प्लस के ऊपर उन्होंने 30 रुपीस एडवांस से दे हाँ तो दिएছিল। 20,000 इंटू 30 करने से जितना होता है उतने पे ही हाँ मैम। एकदम पूछ रहे 20,000 इंटू 30 करने से जितना होगा उतने पे ही ना होगा। फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का देखो अमाउंट कितना हो रहा है। सबसे पहला बात है 20,000 इंटू 30। अब ये तुम लोग करके देख लो कितना आ रहा है। 20,000 इंटू 30 करने से 6 लाख आ रहा है, तो 6 लाख 6 लाख आ रहा है, ठीक है। ये अमाउंट इनटू इसका रेट 12%, ये कहाँ से मिला, ये टेबल एफ में हमें पता है, ठीक है। इनटू यहाँ पर क्या होगा टाइम पीरियड। बोलो टाइम पीरियड कितना होगा। इनको पैसा देना था, ये जो जिन्होंने एडवांस किया इनको कब देना था, फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को देना था, बट उन्होंने तो 1 मई में ही दे दिया ना अलॉटमेंट के साथ। तो बोलो कितना हो टाइम कैलकुलेशन। टाइम कैलकुलेट करना है 1 मई से 1 अक्टूबर। मैम 5 मंथ्स हम्म 5 मंथ्स पहले दे दिए। 5 मंथ्स। 1 मई से 1 अक्टूबर 5 मंथ्स हो, तो यहाँ पर हो गया 5/12। अब देखो कितना होता है, 30,000 शायद, चेक करो। सेम तरीके से फाइनल कॉल का बताओ। देखो ये तो तुम लोग डेप्रिसिएशन जो लोग कर रहे हो, जिनका है, जिनको करवा रहे हो, उनको तो टाइम का कैलकुलेशन सिखाया वहां पर भी और यहाँ भी सिखाया था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। टाइम का कैलकुलेशन क्या है, डेट वाइज करना है, इसमें नया तो कुछ है नहीं, ठीक है। और फाइनल कॉल का इंटरेस्ट बताओ कितना हो, कितना अमाउंट, टाइम और रेट तो वही फिक्स्ड है, रेट तो फिक्स्ड है। 20,000 into 20 हम्म into 12% into 9/12. सही बात, 9/12, क्योंकि 1 मई में ही दे दिया, ठीक है, क्योंकि
सारा तो अलॉटमेंट में दिया है बट देना चाहिए था फर्स्ट फेब। तो काउंट करो मई से फेब तक, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 9 मंथ्स होगा। फेब का 1 तारीख है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना होगा। ये शायद हो रहा है 36,000, ठीक है। अब टोटल करने से आ जाता है 66,000। मैंने टोटल इसीलिए कर दिया कि कंपनी ने फर्स्ट फेब में ही दोनों अमाउंट पे किया है, ठीक है। अब ये 66,000 मुझे लिखना है मेरे एंट्री के वहां पर, लेकिन क्योंकि मैंने सारा एंट्री इन लैख में किया है, तो अब हम ये 66,000 अगर लिख देंगे तो इन लैख के नीचे 66,000 वो फिट नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे इसको लैख में ट्रांसफर करेगा। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो 66,000 को लैख में ट्रांसफर करने से कितना होता है? अगर मुझे इसको लैख में ट्रांसफर करना पड़ेगा 0.66 0.66 होगा। तो ये देखो 66,000 को डिवाइडेड बाई 1 लाख कर देना चाहिए तो हो जाता है सिंपल 0.66, ठीक है। तो हम लोग को लिख देना है 0.66 यहाँ पर। ये हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन लैख में लिखा है, ठीक है। और अगर तुम लोग जो भी डेटा है उसको प्रॉपर जीरो के साथ लिखते हो तो तुम लोग सिर्फ अमाउंट या रुपीस कॉलम बनाओगे तो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने देखो यहाँ पर लिखा था ना कि इन लैख, अगर ये नहीं लिखते हो तो 10 लाख इंटू 20 करने से जितना आएगा पूरा अगर डिजिट के साथ लिखते हो तो कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना पड़ेगा उसमें। तुम लोग 66,000 को 66,000, 6 लाख को 6 लाख, जो भी आ रहा है एग्जैक्ट एग्जैक्ट उतना उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला है ए लिमिटेड कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख with an authorized capital of 20 lakh divided into shares of 100 each। अच्छा, तो कितना सारा शेयर है बताओ तो? टोटल कैपिटल है ऑथराइज 20 लाख और 20,000 20,000, 2 जीरो हटने से 2 3, हाँ 20,000 हो रहा है। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स, लेकिन इन्होंने इशू किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स। और जिसका पेमेंट कैसे करना है 25 एप्लीकेशन पे, 30 जो है अलॉटमेंट पे और 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ ना एक मतलब डेट नहीं बताया हम लोग को ना, ऐसे लैंग्वेज में बोल दिया। क्या बोला है कि पहले तो देना पड़ेगा एप्लीकेशन 30 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट 20 ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पेमेंट जब करेंगे उसके 3 months बाद हम लोगों को करना चाहिए क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट कॉल का पेमेंट, ठीक है। बाकी बैलेंस जब कंपनी बोलेगी उसके हिसाब से। द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड ऑन 31 जैन 2020। सब्सक्रिप्शन 31 जैन को क्लोज हो जाएगा, मतलब इसके बाद और कोई एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर सकता है। व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब 10,000 शेयर्स जो इनको मतलब इशू करना था सबका पैसा मिल गया है। और अलॉटमेंट दिया गया है 1 मार्च को। ऑल अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव्ड विद इन 1 month ऑफ द डेट दे वेयर कॉल्ड। और सारा पैसा कब मिल जाना चाहिए? अलॉटमेंट का बोल रहा है कि जब कॉल्ड अप किया गया अलॉटमेंट के लिए उसके 1 month के अंदर। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड। बोल रहा है अलॉटमेंट का पैसा सही सही मिल गया बट जब फर्स्ट कॉल किया गया one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him and another shareholder with 500 share paid the entire amount of his share। तो बोल रहा है कि 1,000 shares held by him and another shareholder with 500 share paid the entire amount on his shares। मतलब बोल रहा है कि 1,000 shares जो होल्ड कर रखा था उन्होंने अपना जो है पेमेंट नहीं किया। किस चीज का? बोल रहा है कि फर्स्ट कॉल का। और एक शेयर होल्डर है जिनका क्या बता रहा है कि 500 शेयर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर। लेकिन एक 500 शेयर होल्ड करने वाले थे जिन्होंने अपना सारा अमाउंट उसी डेट पे दे दिया। मतलब फर्स्ट कॉल
के साथ फाइनल कॉल भी दे दिया, मतलब एक ने कॉल्स इन एडवांस किया और एक ने कॉल्स इन एरियर किया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। हमें सारा ट्रांजैक्शन करके दिखाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दिखाओ, हमें पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर डेट हो जाएगा, डेट हम लोग का यहाँ देखो कब शेयर इशू हुआ है, वो तो बोला है हाँ 31 जैन के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 31 जैन 2020, मतलब कंपनी अपना बैंक अकाउंट का एंट्री कब पास करेगी, जब सारा पैसा मिल जाएगा कैलकुलेट करके, तो 31 जैन 2020 को करेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ अगर कोई कंपनी का नाम है तो वो लिखना पड़ेगा। डेट particulars debit credit 2020 Jan 31 bank account debit to equity share application। कितना हो जाएगा देखते हैं कितना है। 10,000 शेयर्स इशू हुआ है और एप्लीकेशन में 25 करके, मतलब 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 2,50,000। अच्छा, अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में। वो कौन से डेट पे होता है, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता है। तो अलॉटमेंट का पैसा कब ड्यू होगा, यहाँ पर डेट दिया है, ये देखो 1 मार्च 2020 एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है, अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन हुआ है 1 मार्च को, तो मार्च 1। ठीक है, तो इस दिन सारा कैपिटल का पैसा, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हो जाएगा 2,50,000। ये पूरा पैसा हम लोग का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी ने सभी को अलॉटमेंट दे दिया। अब अलॉटमेंट के लिए कंपनी ड्यू भी करेगी। ठीक है, तो जिस दिन ड्यू करती है मतलब बता देती है कि आप सभी को अलॉटमेंट मिलेगा, और उस दिन कंपनी अपने बुक्स में भी अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कर लेती है। मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा 10,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट का कितना करके है देखते हैं। अलॉटमेंट का है 30 रुपीज, नहीं सॉरी मैंने गलत वाला क्वेश्चन देखा। अच्छा चलो, यहाँ भी 30 है, अगर गलत भी देखते तो भी सही हो जाता 30। तो यहाँ पर हो गया मेरा 3 लाख, यहाँ पर हो गया मेरा 3 लाख। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दिया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, चेक करो अलॉटमेंट का पैसा सभी ने दिया है। देखो, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड व्हेन एप्लीकेशन मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च। ऑल अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट दे वर कॉल्ड। मतलब अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया है 1 मंथ के अंदर, जब अलॉटमेंट हुआ उसके बाद से। तो 1 मंथ मार्च के बाद कौन सा 1 मंथ हो जाएगा अप्रैल। तो यानी अप्रैल के 1 तारीख को हम लोग ये अजम्पशन लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ के अंदर मिल गया, तो अप्रैल को 1 तारीख को अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये हो जाएगा 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। अगर फर्स्ट कॉल है तो एक बार देखते हैं फर्स्ट कॉल है या नहीं है क्वेश्चन में। हाँ 21st कॉल है। फर्स्ट कॉल कब होता है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। तो अगर अलॉटमेंट 1 अप्रैल को हुआ है तो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी कब कॉल करेगी, मतलब कॉल करेगी तो ड्यू एंट्री करेगी ना। अगर 3 मंथ्स बाद है, क्वेश्चन में बोला है ना, तो अप्रैल के बाद कौन सा डेट आएगा जब कंपनी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेगी, बोलो डेट कौन सा है।
आफ्टर 3 months, 1 अप्रैल के बाद 3 months कितना होता है, नहीं कैलकुलेट करोगे तुम लोग? June 1st. मैम 31 जून। 31 नहीं, 1 होगा। अप्रैल पूरा, मई और 31 होगा कि एक जुलाई 1st होगा I think. हाँ जुलाई होगा। फिर 1 तारीख अगर लेंगे 30th जून होगा। एक मिनट देखते, 3 months आफ्टर बोला, तो फिर 30th जून या फिर 1 जुलाई, कुछ भी एक लिखना पड़ेगा। जुलाई 1, एक सेकेंड देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट कॉल यहाँ पर बोला है कि 20 per share ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट हुआ कब हम लोग का? अलॉटमेंट मार्च में हुआ था, ठीक है, और अप्रैल में रिसिप्ट हुआ था। मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से। अगर अप्रैल से लेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज अलॉटमेंट मेड, ये अलॉटमेंट ड्यू ना, तो यही अलॉटमेंट है, ड्यू यानी मेड, और ये अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री है, ठीक है। तो अगर हम लोग मार्च से काउंट करेंगे तो जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा। तो मार्च से काउंट करने से कितना आएगा? June 1st. हाँ, तब जून होगा, जून लिखना पड़ेगा, ठीक है। जून इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग का अलॉटमेंट मेड बोला है, ठीक है। अलॉटमेंट जब हुआ था, तो अलॉटमेंट तो इस तारीख को हुआ था जब ड्यू एंट्री हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल कितना हुआ होगा? 10,000 शेयर्स है, ये तो पहले से ही फिक्स्ड है। और फर्स्ट कॉल का है हम लोग का 20 रुपीज था, ठीक है, 20 रुपीज था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख होगा, ठीक है। 20 रुपीज तो 2 लाख। तो ये काउंटिंग मार्च से करना है, याद रखो। अलॉटमेंट मेड जब हुआ है, मैंने ऐसे एरो लगा दिया क्योंकि बाद में कभी देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मार्च से जून 1 हो गया, मतलब अप्रैल अगर मान के कर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया। अब फर्स्ट कॉल का पैसा कब रिसीव होता है देखते हैं, कुछ बोला है कि नहीं। यहाँ पर all amount due were received within 1 month of the date. अच्छा, the allotment was received in full, but when the first call was made, one shareholder to pay the amount on 1,000 shares held by him. मतलब एक कॉल सीनेरियर हुआ है। अच्छा, ये अमाउंट हमें कब रिसीव होगा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पर देखो बोल रहा है यहाँ 30 per share, 20 per share on first call 3 months after allotment and balance as and when required. डेट देखते हैं कुछ बोला है कि नहीं। ऑल, ये देखो ये वाला लाइन, ऑल अमाउंट ड्यू, हम लोग जो भी अमाउंट ड्यू करते हुए रिसीव विद इन 1 month ऑफ द डेट दे वेयर कॉल्ड। मतलब कॉल करने के 1 month के अंदर सारा पैसा रिसीव करती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर जून में कॉल किया है तो फर्स्ट कॉल का पैसा कब रिसीव होगा? जून में कॉल किया है तो फर्स्ट कॉल का पैसा कब रिसीव होगा? 1 month के अंदर बोला है ना क्वेश्चन में, अभी मैंने तुम लोगों को वो लाइन दिखाया कि जितना भी अमाउंट ड्यू होता है वो विद इन 1 month रिसीव करने का बात होता है। तो अगर जून में ड्यू हुआ है तो कब रिसीव होगा? जुलाई 1। जुलाई 1 में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल्सिन एरियर किया है, तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा, कॉल्सिन एरियर कितना हुआ है चेक कर लो। कितना शेयर था? 1,000 शेयर्स था। उन्होंने अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी 30 रुपीज। तो यहाँ पर लिखो 1,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा हम लोग का 30 ये 20 था। हम बार बार ऊपर वाला क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 20,000। और एक शेयर होल्डर था जिसने उस डेट पे सारा ड्यू ही पे कर दिया, मतलब एडवांस कर दिया। ये देखो, एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 500 शेयर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। जो भी बाकी, एंटायर मतलब सारे, तो उन्होंने कर दिया है कॉल्सिंग एडवांस, तो वो लाइबिलिटी होगा। तो उन्होंने क्या एडवांस किया होगा? फर्स्ट कॉल तक तो उन्होंने कुछ मतलब नॉर्मली अपना पेमेंट किया। अच्छा, उनका लेकिन 1,000 नहीं था, उनके पास था
500 शेयर्स। तो उन्होंने कौन सा एडवांस किया होगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल के साथ बाकी ड्यू अमाउंट दे दिया। तो कितना अमाउंट उन्होंने जो है एक्स्ट्रा दिया है? पर शेयर पे बता दो, टोटल पे बता दो, कुछ भी बता दो। तो कौन सा एक्स्ट्रा दिया है? एप्लीकेशन का तो काम खत्म हो गया था, अलॉटमेंट भी हो गया, फर्स्ट कॉल भी उन्होंने पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट जो और देना था कभी, वो मैं अभी दे फाइनल दिया। कॉल वाला 20 रुपीज पे कर दिया एक्स्ट्रा साथ फाइनल में। कॉल का 20 होगा कि देखो चेक करो, 20 तो नहीं होगा, शायद ज्यादा होगा, 25. 25 होगा। हाँ 25 होगा, क्योंकि 25 ये देखो एप्लीकेशन का 25, ठीक है, अलॉटमेंट का 30, फर्स्ट कॉल का 20, तो टोटल अगर 100 है तो यहाँ 25 देने से जो है 100 का बैलेंस मैचअप होता है, तो फिर ये 25 होगा, 20 नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 500, 500 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 25, 12,500। 12,500. हाँ 500। तो यहाँ 2 और ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट First कॉल। call. ये उतना ही होगा जितना वहां डेबिट हुआ है, उतने से ही क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब रिसीव कितना होगा? होना चाहिए था 2 लाख, ठीक है, जिसमें से 20,000 नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉल्सिन एरियर कर दिया है, ठीक है। ये देखो होना चाहिए 2 लाख, 20,000 नहीं हो पाएगा और एक्स्ट्रा 12,500 हो गया है, मतलब 1,92,500। बाकी तुम लोग बैलेंस भी करोगे तो उतना ही दिखेगा, 1,92,500। इतना अमाउंट हम लोग को फर्स्ट कॉल में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट कॉल हो गया 1 जुलाई तक। अच्छा उसके बाद हमें एंट्री करना है कि नहीं वो समझो। देखो यहाँ पर इसके बाद देखो बोला है कि 500 पेड द इंटर अमाउंट। अब कंपनी ने इसके आगे कॉल ही नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि कंपनी ने कब फाइनल कॉल किया है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जब कंपनी ने बोला ही नहीं है कि फाइनल कॉल कब होगा, तो फिर हमें इसका एंट्री नहीं करना है, क्योंकि कंपनी ने बोला था ना एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उस बेसिस पे कंपनी चलता है। तो अगर तुम लोग फाइनल कॉल का एंट्री कर दोगे ना तो वो गलत हो जाता है। क्यों गलत? इसीलिए नहीं कि तुम लोग गलत अमाउंट लिखोगे। मान लो तुम लोगों ने सारा डेटा सही लिखा, ठीक है, एंट्री भी सही लिखा, अमाउंट भी सही लिखा, लेकिन गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि कंपनी को जब जरूरत होता है तब कंपनी कॉल करती है। तो फिर ये फर्स्ट यहाँ फाइनल कॉल का जो कॉल्स इन एडवांस ये क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ दिया। तो कंपनी ने जुलाई 1 के बाद और कोई दूसरा हमारा कॉलिंग वगैरह नहीं किया है, ठीक है, कि फाइनल कॉल का पैसा दे दो। अगर ऐसा बोला हुआ होता तो हमें करना था, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना मेन जो है, देखो क्वेश्चन और कुछ अलग हम लोग नहीं कर रहे, जैसा पहले किया है वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ पर मेन जो समझने वाला बात है दैट इज डेट। डेट को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हमें डेट का आइडेंटिफाई और कहाँ तक एंट्री करना है वो, ये 2 चीज हमें देखना था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है? बी लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो 20,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 20 रुपीज करके पेबल है। एप्लीकेशन में 50, अलॉटमेंट में 50, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फाइनल कॉल 20। तो 50 50 100 प्लस 20 120, ठीक है, जिसमें से 20 प्रीमियम है। प्रीमियम कब देना है? अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 25 4,000 शेयर्स, मतलब जो है हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा यहाँ पर, ठीक है, कि 20,000 इशू करना था बट 24,000 एप्लीकेशंस का पैसा आ गया। लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशूड टू एप्लीकेंट्स फॉर 4,000, मतलब पैसा रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर प्रोराटा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कंपनी ने एक लेटर ऑफ रिग्रेट सभी को दे दिया है उन 4,000 शेयर्स के अगेंस्ट में जिनका पैसा कंपनी वापस कर रही है। एंड शेयर्स वेर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स, और बाकी लोगों को दे दिया जिनको देना था, मतलब 20,000 तक जो है अलॉटमेंट दे दिया, 4,000 का रिटर्न कर दिया या रिफंड कर दिया जो बोलोगे। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर
फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो मिस्टर ए ने ना तो अलॉटमेंट दिया ना तो कॉल मनी दिया, द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, उनका शेयर फॉरफिट कर दिया गया, शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो ये कैश बुक कैसे होता है, ये हम लोगों ने शायद पहले दिन या सेकेंड डे हम लोगों ने ये चैप्टर में देखा था। कैश बुक में हम लोग कैश रिलेटेड एंट्री करेंगे और बाकी सारा एंट्री जो है हम लोगों को जर्नल में करना पड़ेगा जो कैश रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ, एक कैश बुक बनेगा और एक जर्नल एंट्री का जगह होगा। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कैश बुक, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम, क्योंकि कैश बुक का तो कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ बैंक कॉलम ही होगा, क्योंकि कंपनी का अकाउंट्स है तो बैंक कॉलम ही होगा मेनली। इतने में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक का ही एंट्री होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। ठीक है, तो चलो इस पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि कितना पैसा रिसीव हुआ है, 20,000 शेयर्स इशू हुआ है, और लेकिन 24,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया और इस पे एप्लीकेशन का पैसा भी मिला है। तो बोला एप्लीकेशन में कितना अमाउंट मिला होगा, मुझे वो बताओ, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा। फिर एंट्री के हिसाब से हम लोग पोस्ट करेंगे, तो जर्नल लेजर में पोस्ट कर देंगे। बोलो कितना पैसा मिला होगा, बोलो। बोलो, ये तो देखो नया क्या है, 11-12 में तो सभी ने, 12 में सभी ने कंपनी अकाउंट्स किया है। अभी कुछ दिनों से हम करवा रहे हैं, कंप्लीट भी होने आ रहा है। तो मुझे ये बताओ एप्लीकेशन पे कितना मैम मिलेगा। 20,000 into 50, मतलब मैम नहीं 10 नहीं, 20,000 इंटू 50 नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हो। प्रोराटा पढ़ाया, कुछ सोचो, याद करो। अगर 24,000 लोगों ने, अगर हम 20, 24,000 into 50. हाँ अगर हम 20 ही करेंगे तो रिफंड कैसे करेंगे ना, 4,000 एक्स्ट्रा मिला ना, तो फिर 24,000 इंटू 50 ही होगा। देखो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग ठीक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ये यहाँ पर मैंने इसीलिए कर दिया बिकॉज कैश बुक बनाने बोला था, तो कैश बुक में कैश रिलेटेड एंट्री होगा। 24,000 इंटू 50 ये एंट्री हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 12 लाख। एक्स्ट्रा मिलेगा तभी ना हम लोग, रिफंड का बात आ रहा है, नहीं तो क्यों आएगा। अब एप्लीकेशन 24,000 जमा पड़ गया है, तो 50 रुपए करके 12 लाख रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर को अब ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में। तो उसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो उसका एंट्री हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, ये बताओ कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा। एप्लीकेशन का तो 50 करके था, अभी देख। 20,000 into 50. हाँ 20,000 इंटू 50, 10 lakh. 20,000 इंटू 50, 10 लाख। तो बाकी हम लोग का जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग का कितना आ रहा है फिर, 2 लाख है ना। तो वो 2 लाख का एंट्री क्या होगा, वो रिफंड होगा। तो Equity refund, share application to bank. हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक यानी हो जाएगा बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये प्रोराटा करते वक्त हम लोग कर चुके हैं। प्रोराटा के क्वेश्चन के जस्ट बाद में ही ऐसा रिफंड वाला सेम क्वेश्चन था, नाम अलग था, डेटा अलग था, और कुछ भी नहीं। तो कितना रिफंड होगा, 4,000 का रिफंड होगा। 50 रुपीज करके एक एक जन से लिया गया था, मतलब एक एक शेयर पे लिया गया था। 2 लाख यहाँ पर हो जाएगा।
अच्छा, अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्यू एंट्री, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम था। अच्छा, देखते हैं अलॉटमेंट कितने का था। तो अलॉटमेंट था हम लोग का 50 टोटल, और 20 उसमें प्रीमियम था। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 20 प्रीमियम, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अच्छा, 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने तो 24 में से 4 तो रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारा टारगेट तो 20,000 ही था। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10 लाख, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 लाख, और यहाँ पर 4। अब जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री होगा? अमाउंट जब रिसीव्ड होगा तब एंट्री होता है बैंक के अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कैश बुक बनाने बोला है तो इधर करना पड़ेगा। टू लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितना अमाउंट लिखेंगे वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक है शायद जिसने कॉल सीन एरियर किया, एक बार देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन वेयर रिसीव लेटर ऑफ रिग्रेट। अच्छा, फिर यहाँ तक हो गया। मिस्टर ए जिसने 150 शेयर होल्ड किया था, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। कॉल मनी के टाइम पे कॉल मनी देखेंगे, 150 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मिला है? तो 20,000, 19,850. 19,850, मतलब 20,000 माइनस 150 करना पड़ेगा। 20,000 माइनस 150 इतने शेयर्स पे मिला होगा, तो वही वैल्यू आ रहा है 19,150। ठीक है, 850, 19,850 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? अलॉटमेंट का कितना करके था हम लोगों का? 50. 50, तो इंटू 50। 9,92,500. हाँ, 9,92,500। तो पॉलिसी एरियर 150 पे हुआ। तो ये तो हम लोग का रिसिप्ट का एंट्री हुआ। तो जब रिसिप्ट का एंट्री करेंगे तो वहां पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 9,92,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और एक कॉलसीन एरियर का एंट्री होगा, कॉलसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तब ना जाके पूरा एंट्री फुलफिल होगा। तो नेक्स्ट हम लोग एंट्री करेंगे इसके बाद यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ये इंडिविजुअली इसीलिए दिख रहा है क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश बुक में चला गया। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने से एंट्री होगा? जितना एरियर हुआ है 150 शेयर्स पे 50 रुपीज, तो ये हो जाएगा 75007500। अगर पूरा लिखा जाता एंट्री तो हम लोग का कैसे होता? बैंक अकाउंट डेबिट 9,92,500, पॉलिसी एरियर डेबिट 7,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10 लाख। ऐड करने से उतना ही आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री को स्प्लिट कर दिया, तो पॉलिसी एरियर इधर रह गया, बैंक वाला एंट्री उधर चला गया। अब कॉल सीन एरियर ये कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा कंपनी की तरफ से। फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बोला है 20। तो फाइनल कॉल में ये जो 150 शेयर होल्ड कर रहे थे इनको भी कॉल किया गया क्योंकि बोला इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, मतलब इनका शेयर तब फॉरफिट नहीं हुआ होगा। तो जब ड्यू होगा तो सभी का होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा 20,000 इंटू 20 करके था, मतलब 4 लाख का ड्यू होगा। अब जब रिसीव होगा फिर से कॉल सीन एरियर होगा क्योंकि यही जो पर्सन है 150 वाले जो पर्सन है इन्होंने ही अपना पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले जो डेबिट होगा उतना लिख देते हैं, या फिर कॉल सीन एरियर भी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख देते। चलो कॉल सीन एरियर यहाँ पहले लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर कॉल सीन एरियर होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब रिसीव होगा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बट बैंक अकाउंट डेबिट उधर होगा कैश बुक में। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो यहाँ पर सिर्फ उतना अमाउंट से एंट्री कर देंगे जितना कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? 150 शेयर्स पे 20 रुपीज करके, तो 150 शेयर्स पे 3,000. 3,000।
3000 हो जाएगा। तो 4 लाख में अगर 3000 नहीं मिला तो कितना मिला? 4 लाख, 3,97,000. हाँ 3,97,000 ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम लोग चाहे तो जैसे यहाँ किया ना वैसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो, टू इक्विटी शेयर यहाँ पर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो सेम वैसे ही हो जाएगा 20,000 माइनस 150 इंटू 20। ये करने से भी यही वाला अमाउंट आएगा जो अभी मैंने माइनस करके दिखा है, चेक करके देख सकते हो। 20,000 माइनस 150 इंटू 20, ये 3,97,000। एक ही बात है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर बोला है द शेयर वेयर फॉरफिटेड। अच्छा, अब हम लोग को फॉर फीचर का एंट्री देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर फीचर का एंट्री में तो कुछ बैंक डेबिट होता नहीं है, इसका मतलब कैश बुक हम लोग का कंप्लीट हो गया। कैश बुक को हम लोग चाहे तो यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फॉर फीचर में तो कुछ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता, अगर री इशू बोलता तो बात अलग था, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो देखो, हम लोग को एप्लीकेशन का मिला 12 लाख यानी 12 लाख, अलॉटमेंट का मिला 9,92,500, और फाइनल कॉल का मिला 3,97,000। तो टोटल मिला 25,89,500, 25,89,500, जिसमें से 2 लाख हम लोग रिफंड कर चुके थे, जो कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के वजह से आया हुआ था। तो 23,89,500, 25,89,500, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बचा हुआ बैंक बैलेंस यानी बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोग का क्लोज हो गया। बस इसमें इसको क्लोज इसीलिए ही मैंने कर दिया क्योंकि इसके बाद फॉर फीचर का एंट्री बैंक से रिलेटेड होगा नहीं, इसीलिए मैंने इसको पहले क्लोज कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग को फॉर फीचर का एंट्री करना पड़ेगा। चलो फॉर फीचर का एंट्री करते हैं। तो फॉर फीचर का एंट्री में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है? 150 शेयर्स। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? सारा ही तो कॉल हो गया, फर्स्ट कॉल फाइनल, फर्स्ट कॉल तो था नहीं, हाँ 100 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल था नहीं इनका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000। अच्छा, अब हमें ये इस एंट्री को करते वक्त हमें ये देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम का था, क्या हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है? अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो प्रीमियम को हमें कुछ नहीं करना है फॉर फीचर में। तो प्रीमियम अलॉटमेंट में था, क्या इन्होंने अलॉटमेंट दिया था तो प्रीमियम रिसीव हुआ है, अगर नहीं दिया था तो नहीं हुआ है। तो नहीं पहले दिया था। नहीं दिया था, तो क्योंकि पहले वो क्रेडिट हुआ था, अभी उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्यों? हाँ, क्योंकि वो इनकम की तरह दिख रहा है, तो जब मेरा इनकम उस प्रीमियम का हुआ ही नहीं तो मुझे उतने से कम करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। 150 शेयर्स पे 20 रुपीज करके 3,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अब जो पैसा इनसे मिल चुका है वो कंपनी का गेन है, कंपनी उसे कभी नहीं वापस करेगी, तो उसको लिखा जाएगा टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर, कंपनी को इनसे कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का मिला, कितना करके था एप्लीकेशन का? 50 नहीं, हाँ 50 रुपीज करके, तो 7,500 ये मिला, ठीक है। और जो नहीं मिला कॉल्सिन एरियर बोल के, क्योंकि हम लोगों ने पहले डेबिट कर रखा था, तो अब कॉल्सिन एरियर बोल के ही क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना नहीं मिला? एक बार देखो, 7,500 था शायद, एक बार था 10,500. 7,500 और 3,000, 10,500, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7,500 और 3,000, यानी कि 10,500 हो गया कंप्लीट, ये वाला हम लोग, ये फॉर फीचर का एंट्री हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो दूसरे वाले पीडीएफ में, ठीक है, हम उसको दिखा देते हैं यहाँ पर। इसमें तो है नहीं, ये ओल्ड वाला है, कहाँ चला गया मेरा? हाँ, ये देखो, ये 3, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वो हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाला, ए लिमिटेड फॉरफिट 100 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। ए लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिट कर दिया है जो कि फुल्ली कॉल्ड अप
था द शेयर होल्डर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी फॉर 4 रुपीज शेयर्स एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर्स। तो क्यों फॉरफिट हुआ है? क्योंकि उन्होंने दो कॉल का पैसा नहीं दिया, एक फर्स्ट कॉल और एक जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। 4-4 रुपए दोनों ही था। गिव जर्नल एंट्री टू शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सीधा बात है फॉर फीचर का एंट्री करना है। ट्रांजैक्शन यहाँ पर किस बात का बोल रखा है? सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर का। तो फॉर फीचर का एंट्री करना है। तो तुम लोग फॉर फीचर का एंट्री करके मुझे बताओगे तो बताओ क्या होगा एंट्री। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, देखो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये क्वेश्चन 3 बोल के हम लिख रहे हैं, हम इसको ऐड कर देंगे पीडीएफ में। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, फॉर फीचर का सिर्फ एंट्री करने बोला है। तो अभी देखो इसके ऊपर ही हम लोगों ने फॉर फीचर का एंट्री किया ही है। फॉर फीचर के एंट्री में क्या होता है? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किस अमाउंट से? कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है, तो इनका सारा कॉल्ड अप है। देखो फाइनल कॉल तक बोला है, मतलब सारा कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, एक एक शेयर 10 रुपीज का है तो 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000। ठीक है, अच्छा अब कोई प्रीमियम वाला केस तो था नहीं इसमें, सिंपल केस है। ठीक है, प्रीमियम होता तो बता देता ना, 10 इंच मतलब तो पार वैल्यू ही हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कंपनी वापस नहीं करेगी, तो वो हो जाता है टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, और जो अमाउंट नहीं मिला उसे टू कॉल सीनियर बोल के भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो, या फिर जो कॉल पे पैसा नहीं मिला उसका एंट्री लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ कॉल सीनियर ही करना पड़ेगा, यहाँ जो किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल सीनियर पहले डेबिट किया था, तो अभी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री दो तरीके से होता है। अगर हम कॉल सीनियर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं और कम अमाउंट पे जो है अपने अमाउंट जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब देखो यहाँ देखने से समझ में आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना 9,92,500, ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाया 7,500, तो ओवरऑल मैंने 10 लाख को, ये जो अलॉटमेंट का 10 लाख है ना, उतने को ही क्रेडिट किया। लेकिन मान लो कि हम ये जो पॉलिसी एरियर बोल के एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दिखा रहे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मुझे कितना मिला। तो अगर हम पॉलिसी एरियर बोल के रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उस केस में हम फिर जो है, जो एंट्री पे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है जिस कॉल पे, उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट डे भी मैंने बताया था, तो दोनों तरीके से होता है। लेकिन अगर पहले कॉल सीनियर रिकॉर्ड किए हैं तो अभी उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन है, तुम लोग दोनों में से कोई भी कर सकते हो, या तो कॉल सीनियर कर दो या फिर दोनों कॉल का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे पहला हो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। फर्स्ट कॉल कितना होगा? दोनों ही 4 रुपीज करके है, तो ये हो गया 400 और ये भी हो जाएगा 4 रुपीज करके ही है दोनों, तो ये हो गया हम लोग का 400। तो कंपनी ने 10 रुपीज में अगर 8 रुपए नहीं रिसीव किया कॉल करने के बाद भी, तो कितना रिसीव किया होगा? 2 रुपीज। तो 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरा 200। अब तुम लोग चाहो तो ये लिख सकते हो एंट्री, या फिर इसके बिहाफ में डायरेक्टली लिख सकते हो टू कॉल्स इन एरियर बोल के, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई भी एक ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। टू कॉल्स इन एरियर बोल के 800, ठीक है, 400 प्लस 400। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं अगर मेरे आगे, इसके आगे कोई एंट्री करने नहीं बोला है, मुझे सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री करने बोला है, तब हम ये कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कॉल्स इन एरियर किया है कि नहीं किया है इसका तो कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने पहले कॉल्स इन एरियर किया था, तो मुझे कॉल्स इन एरियर से ही लिखना पड़ेगा। अब अगर हम कॉल्स इन एरियर नहीं करते तो क्या था ना, तो देखो ये हम लोग फिर ये वाला एंट्री नहीं करते। मेरे कहने का मतलब है, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, हम एक बार फिर बताते हैं। देखो अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर नहीं करते हैं ना, तो हम लोग ये एंट्री नहीं करते हैं। अगर ये एंट्री नहीं करते हैं तो हम लोग सिर्फ एंट्री क्या करते हैं पता है? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और वो भी कितने अमाउंट से करेंगे? देखते हैं, देखो ये वाला 9,92,500, ठीक है, तो 9,92,500 ये एंट्री करेंगे, और ये वाला एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि ये वाला एंट्री नहीं करेंगे तो कॉल सीनियर को क्रेडिट करने का जरूरत नहीं। जब फॉरफिट होगा तब मुझे क्या एंट्री करना पड़ेगा? जब फॉरफिट होगा तब मुझे एंट्री करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो होगा, ठीक है, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू से
टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा ले लिया है कंपनी रिटर्न नहीं करने वाली, और टू यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला तभी ये 7,500 से रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लो कि इस अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर देती, फाइनल कॉल वाला कंसेप्ट नहीं आता, तब ऐसे होता। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, अगर कॉल सीनियर डेबिट किए हो तो कॉल सीनियर को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर नहीं किए हो तो अलॉटमेंट को भी 7,500 से क्रेडिट नहीं किया होता, अब कर दो। अब कॉल सीनियर तो था ही नहीं, तो उसका कुछ चेंजेस करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तब भी हमारा एंट्री सेम तरीके से ही काम करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा एंट्री कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पूरा एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं होता है। अगर कॉल सीनियर लिख दिया है तो फिर उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल सीनियर अगर लिख दिया है तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा है तो फिर हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं। और जब सिर्फ हमें बोलेगा फॉरफिट करो, तब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तब कोई भी तरीके से लिख चलेगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। मतलब अब इस पे कुछ एमसीक्यूज है, वो हम बताते हैं यहाँ पे। अगर तुम लोगों से पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स है। पहले पहले बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर होल्डर, लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड बाय देम। बोल रहा है कि किसी भी शेयर होल्डर का लाइबिलिटी कितना तक लाई करता है। बोल रहा है कि जो फेस वैल्यू होता है शेयर का, जो उसने एक्वायर कर रखा है, मतलब जो शेयर उसने परचेस कर रखा है, उसके फेस वैल्यू तक ही उसका लाइबिलिटी लाई करता है। ये बात सही है कि गलत है? हम गलत है। फॉल्स। हाँ बोलो फिर क्या होगा, मतलब इशू प्राइस में मैम होता है। हाँ जितना अनपेड अमाउंट है उनके उस उतना तक लाइबिलिटी है। नहीं, ये इशू प्राइस पे होता है। इशू प्राइस पे जितना अनपेड है उतने पे होगा, ठीक है। मतलब ठीक है, अनपेड वाला आंसर भी सही है, लेकिन इशू प्राइस में जितना अनपेड, मतलब फेस वैल्यू लैंग्वेज गलत है, पहला बात, ठीक है। और उसके बाद जो अनपेड अमाउंट होता है उतना, तो अनपेड या पेड अमाउंट डिसाइड होता है हमारे इशू प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला ऑथराइज्ड कैपिटल अपीयर्स इन बैलेंस शीट इन एट फेस वैल्यू। ऑथराइज्ड कैपिटल इतना बार हम लोगों ने लिखा, बोलो कौन से वैल्यू पे? ऑथराइज्ड ट्रू है। कैपिटल ट्रू है, हमेशा फेस वैल्यू पे ही होगा। अगर प्रीमियम वगैरह, अगर देखो ऑथराइज्ड कैपिटल फेस वैल्यू से ही लिखा जाता है, उसमें कभी हम लोग प्रीमियम वगैरह नहीं लिखते। वो तो इशू के टाइम पे डिसाइड करते हैं ना कि पार पे ही इशू करेंगे कि प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे। वैसे डिस्काउंट पे तो अलाउड होता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। बोलो, तुम लोग लॉ में तो पढ़ते हो क्या? प्रेफरेंस शेयर का रेट हर साल वेरी करता है? फॉल्स। फॉल्स। फिक्स्ड है। फिक्स्ड होता है, ये फॉल्स। फॉल्स। एक कंपनी में इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, अभी थोड़े देर पहले ही बता दिया मैंने, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं। फिर बोला स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोस व्हिच आर इशूड टू एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट। बोल रहे स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दिया जाता है डिस्काउंट पे। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक दो लाइन बताया था। ट्रू। स्वेट इक्विटी शेयर पहला बात है पब्लिक को नहीं इशू होता है, वो एम्प्लॉय डायरेक्टर को ही होता है, क्योंकि वो कंपनी में अपना पसीना बहाते हैं, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्काउंट में इशू किया जाता है, उनको सस्ते में दिया जाता है। फिर बोल रहे हैं टेबल 8 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%। बोलो ये सही है कि गलत? अभी किया फॉल्स। हाँ। और ये वाला एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 10%। फॉल्स। ये ऑपोजिट होगा, ये इधर होता और ये इधर होता तो ट्रू होता। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय वोटिंग राइट्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अच्छा तुम लोग को पता है तो बोलो, क्योंकि तुम लोग कंपनी लॉ में तो पढ़ते हो, और अगर नहीं याद है तो हम बता देंगे। पार्टिसिपेट का मतलब वोट में फॉल्स बैठना। होगा। हाँ,
फॉल्स होगा। वोटिंग राइट्स यहाँ बोला है ना, और पार्टिसिपेट करने का मतलब वोट देने का बात हो रहा है। तो अगर कोई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर्स है, मतलब जिनका वोटिंग अधिकार नहीं है, तो वो कैसे वोटिंग राइट्स मिल सकता है? वैसे प्रेफरेंशियल का वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां उनका वोटिंग राइट जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है पहले से ही, तो फिर वोटिंग राइट्स का तो कोई सवाल ही नहीं है। Forfeited shares are available to the company for purpose of resale। बोल रहे कंपनी के पास जो फॉरफिट शेयर पड़ा हुआ रहता है वो रीसेल किया जाता है। True. false, नहीं, ट्रू होगा। रीइशू, रीसेल, फॉरफिटेड शेयर हम लोग रीइशू कर सकते हैं, तो वही तो रीसेल है जो रीइशू हुआ। सेल ही तो होता है ना, पैसा मिलता है। लॉस ऑन रीइशू शुड एक्सीड्स द फॉरफिटेड अमाउंट। बोल रहा है कि हम लोग का रीइशू करते वक्त अगर कोई लॉस होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था, पहले शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, फिर वो फॉरफिट हुआ, ठीक है, फिर ये शेयर मान लो फॉरफिट हुआ, फुल्ली कॉल्ड अप था, फिर ये शेयर रीइशू हुआ कितने में, मान लो 8 रुपीज में, तो हम लोगों ने बोला लॉस ऑन री इशू हो गया 2 रुपीज। अब क्वेश्चन बोल रहा है लॉस ऑन री इशू फॉरफिटेड अमाउंट को एक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। फॉरफिटेड अमाउंट का मतलब जब हम लोग फॉरफीचर का एंट्री डालते हैं, जितना अमाउंट कंपनी ने उस शेयर होल्डर से लिया है और वापस नहीं करने वाला, यानी जो 2 शेयर फॉरफीचर बोल के जो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो अमाउंट बोल रहा है लॉस ऑन री इशू से एक्सीड करना चाहिए। बोलो, एक्सीड कर, फॉल्स होता है, कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। उससे एडजस्ट करके ही तो हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। मतलब मेरा फॉरफीचर में जितना अमाउंट पड़ा हुआ है उससे ज्यादा लॉस का हम कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकते। मतलब अगर देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोगों ने फॉरफीचर में कितना दिखा रखा है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने फॉरफीचर में कितना दिखा है 200। अब हम लोग जब इस शेयर को मान लो री इशू करने गए, ठीक है, अब मान लो हम लोगों ने ये पूरा 100 का 100 शेयर ही री इशू कर दिया, और एक एक शेयर मान लो हम लोगों ने 2 रुपए लॉस में कर दिया, 3 रुपए लॉस में कर दिया, ठीक है, मान लो 7 रुपीज से कर दिया, तो मेरा लॉस कितना हो गया 300। जब मेरे फॉरफीचर में ही 200 है, तो हम 300 लॉस करके नहीं बेचेंगे, ठीक है। मुझे लॉस कभी भी जो है वो मेरे फॉरफीचर अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे कम या बराबर हो सकता है, बट एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सीड कर जाएगा तो फिर वो इशू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो और लॉस हो गया, पहले ही लॉस है, क्योंकि मांगा था 10 रुपए, दे रखा है 2 रुपए, और फिर से लॉस करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। अब एमसीक्यूज देखो, सबसे पहले बोला है द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पर वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर पर वैल्यू से ज्यादा कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो कहाँ क्रेडिट होता है? C, Securities premium. हाँ, सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय ए कंपनी फॉर, बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है कंपनी उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती है। तो इसका एक लिस्ट था, शायद मुझे जितना लग रहा है बोला तो था, ठीक है, तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम दिखा देंगे तुम लोग C. अगर सी सही बोलो। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का डिस्काउंट जो है या फिर डिवेंचर को जब हम लोग इशू कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एकदम स्टार्टिंग में देखोगे तो ये चीज दिया हुआ था, इसका एक लिस्ट था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है कंपनी उसे कहाँ कहाँ यूज करती है। ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका एक लिस्ट है, ये देखो। Towards issue of unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus security। मतलब सीधा बात है, याद रखो, बोनस शेयर इशू करने के लिए, तो जिन्होंने मेरे पास पहले बोनस शेयर कर लिया है, काफी लोगों ने कर लिया है, अभी बाकी लोगों को भी करवाएंगे। बोनस शेयर जब इशू होता है तब तुम लोग याद है कि नहीं पता नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाता है बोनस शेयर इशू करने के लिए, क्योंकि बोनस शेयर जो है फ्री का शेयर होता है। बोनस शेयर इशू करने के टाइम पे कंपनी के पास कोई पैसा नहीं
नहीं आता है, मतलब बैंक टू बोनस शेयर हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि फ्री में दिया जाता है। तो एक्चुअली कंपनी बोनस शेयर जब इशू करती है तो अपने जो मतलब रिजर्व सरप्लस है उसको कैपिटलाइज्ड करती है बेसिकली, ठीक है। तो ये टर्म्स जिन्होंने सुना है थोड़ा थोड़ा याद तो आना चाहिए, हो सकता है पहले किया है हम लोगों ने लेकिन किया जरूर है। तो बोनस शेयर इशू करने पे काम आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के काम आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है सेल वगैरह मतलब अपना इनकम स्टार्ट करने के पहले जब उसे बिल्डअप करता है तो जो भी खर्चा होता है तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो उसको राइट ऑफ करना है अगर मुझे, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्सपेंस, कमीशन या डिस्काउंट अलाउड, कोई भी शेयर या डिवेंचर इशू करते वक्त अगर हमारा हो रहा है, जैसे कि शेयर इशू करते वक्त हमारा कोई खर्चा हो रहा है, क्या खर्चा हो सकता है, जैसे कि एजेंट के थ्रू से हम लोग शेयर इशू करवा रहे हैं, जो कि आज के डेट पे मैंडेटरी है, जिनको बोला जाता है अंडर राइटर। बिना अंडर राइटर के हम लोग शेयर इशू नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो हम लोग 90% सब्सक्राइब नहीं करवा पाएंगे। एक्चुअली जो अंडर राइटर है वो सॉल्वेंट होते हैं, उनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है, मतलब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है कि वो कभी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, वो काफी रीच होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनी को ये बोलते हैं कि हम आपका शेयर बिकवाएंगे पब्लिक में, और अगर नहीं बिकवा पाते हैं तो हम खुद खरीद लेंगे। तो इसका चिंता मत कीजिए कि आपका 100% सब्सक्राइब होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये जो खर्चा हुआ एक्सपेंस, ये कमीशन पेड, वो ही कमीशन लेके ही काम करते हैं, ठीक है। या कोई डिस्काउंट अलाउड किया शेयर इशू करते वक्त या डिवेंचर इशू करते वक्त, तो उसपे जो लॉस हुआ उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला है टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। मतलब जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो जो अगर हमारा कोई लॉस होता है, ठीक है, या फिर हम लोग प्रीमियम पे, मतलब लॉस तभी होगा ना जब हम लोग प्रीमियम के रिडीम करेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने 100 का प्रेफरेंस शेयर इशू किया था और बोला, तभी बोल दिया इशू टाइम पे ही बोलना है कि हम लोग फ्यूचर में इसे 110 पे रिडीम करेंगे तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे, तो प्रीमियम, तो वो प्रीमियम का पैसा जब राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। सेम केस फॉर डिवेंचर होगा। और अगर हम लोग अपना शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाईबैक, अगर हम लोग बाईबैक कर रहे हैं तो फिर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये 5 कंडीशन होता है: बोनस शेयर इशू, बाईबैक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, कोई कमीशन, डिस्काउंट अलाउड वगैरह सिक्योरिटीज, या फिर डिवेंचर इशू करते वक्त, मतलब शेयर या डिवेंचर इशू करते वक्त, और डिवेंचर और प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते वक्त अगर कोई प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लिए हम लोग जो है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल 5 यूजेस है, ठीक है। तो थोड़ा ये बता इसीलिए दिया क्योंकि ये मे भी हमें थियोरेटिकली भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स फॉरफिट हो रहा है, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। बोलो यहाँ से देख के बताओ क्या होगा। C. ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी, कॉल्ड अप कैपिटल से होगा। कॉल्ड अप कैपिटल वही तो कर रहे थे अब तक। और जो फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिट, शेयर फॉरफिट करते वक्त जितना अमाउंट रिसीव्ड हो चुका था उतने से फॉरफिट होगा। फिर बोल रहे टी लिमिटेड प्रोपोज्ड टू इशू ऑफ T Limited proposed to issue 6,000 equity share 100 each at a premium of 40%. The minimum amount of application money to be collected as per the Companies Act 2013। अच्छा, तो ये तो देखो एक रूल्स है लॉ का, अगर तुम लोग को पता है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम बता देंगे कितना होगा। बोल रहा है कि कंपनी ने 6,000 शेयर इशू किया है, 100 रुपए वाला, प्रीमियम 40 पे, 40% प्रीमियम पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड। एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना पैसा कलेक्ट करना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना रखना पड़ेगा मिनिमम, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, क्या पता है तुम लोग? ₹5। ₹5। फोर्थ का आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ₹5, मतलब बेसिकली हम लोग का कितना परसेंट होता है, ये वाला 100 का परसेंटेज बताया गया है 5%, ठीक है। 5% रखना पड़ता है कंपनीज एक्ट के।
फिर फिफ्थ नंबर में देखो बोल रहा है डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज ए परसेंटेज। अब डिविडेंड हम लोग जो देते हैं वो तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर होता है, लेकिन किस वैल्यू पे देते हैं? नेट प्रॉफिट पे, पेड अप शेयर कैपिटल पे, या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पे? Paid up capital. ऑलवेज पेड अप कैपिटल पे ही मिलता है। जिन्होंने पेड अप कर रखा है उन्हीं को जो है डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, वो भी फुल्ली पेड अप नॉर्मली होना चाहिए। हाँ, मतलब इक्विटी शेयर के केस में तो देखो जितना कॉल्ड अप कर रखा है, ठीक है, डिविडेंड वगैरह प्रेफरेंस शेयर के केस में भी लेकिन वैसे ही होता है, पेड अप पे होगा, ये सब तो बेकार है। ठीक है, as per SEBI guidelines, SEBI के अकॉर्डिंग on issue of shares the application money should not be less than। जब शेयर इशू करेंगे तो एप्लीकेशन मनी should not be less than, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, ये भी रूल्स है। 2.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मैम 2.5%। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ये तो बोल रहा है 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। 2.5 25 मैम आई बोला ऑप्शन बी। है, बी नॉट तो सी बोल्स। 8 ঠিক आंसर 25%, এটা লেখা আছে 2.5%। 25% राइट आंसर है। ठीक है, 2.5% नहीं, देखो ये सेबी के अकॉर्डिंग है, और जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है वो हम लोग का है 5%। देखो यहाँ दिया हुआ है, दिखा देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये तुम लोग एक बार मतलब दिमाग में रखो, क्योंकि पूछ सकता है। ये देखो, ये देखो, as per section 39 of the Companies Act, application money must be at least 5% of nominal value। ये Companies Act के अकॉर्डिंग है, 2013 के अकॉर्डिंग। और सेबी के अकॉर्डिंग कितना है देखते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग भी यही पर लिखा हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज्ड कहाँ गए, होना तो चाहिए यही तो। नाइन्टी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये रहा, मिल गया 25%। ठीक है, 25% होना चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। और अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाते हैं तो उस केस में हम लोग का 5% ऑफ इशू प्राइस होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग का 25% वाला होगा। ठीक है, 25% मतलब ये वाला। अच्छा, 7वें नंबर में देखो बोल रहा है कि जी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट वर्थ 7,50,000 फ्रॉम एज लिमिटेड बाय इशू ऑफ 100 शेयर्स, by issue of shares of 100 at a premium of 25%, the number of shares to be issued by G Limited to settle the purchase consideration। मतलब परचेज कंसिडरेशन का मतलब खरीदने के लिए कितना शेयर देना पड़ेगा। लास्ट क्लास में करवाया था और आज स्टार्टिंग में भी बोला था, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होता है, करने से पता चल जाएगा। क्योंकि देखो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, एक शेयर का मार्केट 6,000 shares. 6,000, मतलब ऑप्शन ए। हाँ, मतलब ये देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस है 125, मतलब अगर कोई 100 लेके करोगे तो गलत हो जाएगा। इशू प्राइस का मतलब है पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, जो भी होगा उसके बेसिस पे लेना पड़ेगा। वैसे डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दे दिया तो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 6,000 शेयर्स जो है, इतना शेयर्स इशू करना पड़ेगा अगर शेयर के थ्रू से ये वाला परचेज करना है तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो इतना ही है, और कुछ क्वेश्चंस एडेड है, और एक दो क्वेश्चन एडेड है वो भी। चलिए, इसमें भी इतना ही एडेड है। 7, हाँ नहीं 8 नंबर बोल रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम इज प्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका पार्ट है? रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज। रिजर्व शेयर सरप्लस। कैपिटल। रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल में कैसे आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है रिजर्व सरप्लस का। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्ड द फॉर्मेट फॉर, बोल रहा है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, वो कौन सा फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करता है? फाइनेंशियल Financial स्टेटमेंट। statement. हाँ,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे तुम लोग अभी जो बैलेंस शीट बना रहे हो या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओगे, अभी तो नहीं है, जिनका है वो करते हैं, ठीक है, सबका नहीं है ये नहीं बोलेंगे, जिनका है वो करते हैं इंटर वगैरह में। तो देखो, डिविडेंड ऑन डैश शेयर्स हैव टू बी पेड बिफोर डिविडेंड ऑन डैश शेयर्स, बोल रहा है कि कौन से शेयर का डिविडेंड किसके पहले दिया B. जाता है सर? बी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी पेड बिफोर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। हाँ, पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा फिर इक्विटी दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही है, सही बात। फिर लास्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर डैश अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है? नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, इंटरेस्ट बियरिंग। Non-participating. नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब इनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। कन्वर्टेबल का मतलब होता है, कन्वर्टेबल जो है, देखो, कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स ना कभी कभी ऐसा भी इशू किया जाता है कि 5 साल बाद यही शेयर्स को हम लोग इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब रिडीम नहीं करेंगे, आपको इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा होता है। इंटरेस्ट बियरिंग तो ये तो पॉइंट ही गलत है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उनको जो मिलता है उसको बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो पॉइंट सी तो बेकार है, इररिलेवेंट है, मतलब वो तो गलत ही दिया हुआ है। कन्वर्टेबल होता है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज, अगर कुछ बोले मतलब स्पेसिफिकली कुछ ना बोले तो फिर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और डिवेंचर आज स्टार्ट नहीं करें क्योंकि कुछ खास टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम लोग डिवेंचर कर सकते हैं, तो डिवेंचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।